दाऊद को हर तरफ से नाकामी का सामना करना पड़ रहा होता है। उसके तमाम मंसूबे एक एक करके नाकाम हो रहे होते हैं और यही नाकामियां उसके अंदर गुस्से की आग भड़का देती हैं। उसका गुरूर, उसकी जिद और उसकी अना, अब सब कुछ उसके काबू से बाहर होता जा रहा होता है। उसे यही लगता है कि आलियार अब इस लड़की पिया से दूर हो चुका है और यही गलतफहमी उसे मजीद अंधा कर देती है। वो समझता है कि अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए वो इंतकाम के रास्ते पर चल पड़ता है। वो निसार को अपने पास बुलाता है, गुस्से से भरी ही आंखों और सख्त लहजे में उसे हुक्म देता है, पिया के खिलाफ एक वीडियो बनाओ, ऐसी वीडियो जो ये साबित कर दे कि इस लड़की ने मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दो, हर गली, हर मोहल्ले, हर मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचा दो। मैं अब पिया को बदनाम करके ही रहूंगा। सेठ दाऊद के दिल में नफरत इस हद तक भर चुकी होती है कि उसे न सच नजर आता है और न ही इंसाफ। वो गुस्से में ये भी कहता है, इस लड़की ने मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज करवा दिया है और अब वो मुझे बदनाम कर रही है, तो याद रखो मैं भी उसे बदनाम करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। लेकिन सेठ दाऊद ये नहीं जानता कि जो वो चाह रहा होता है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि कुदरत के फैसले अक्सर ताकतवर लोगों की ख्वाहिशात के खिलाफ होते हैं। दूसरी तरफ आलियार तक भी सच्चाई की एक एक कड़ी पहुंच चुकी होती है। वो पिया की बातों को बार बार सोचता है। उसके आंसू, उसकी खामोशी और उसकी सच्चाई से भरी हुई नज़रें आलियार के दिल में कई सवाल खड़े कर देती हैं। उसे अब ये यकीन होने लगता है कि कहीं न कहीं पिया की बातों में ज़रूर सच्चाई है। वो मज़ीद खामोश नहीं रह पाता और सीधा अपने बाप सेठ दाऊद के पास आ जाता है। वो पुरसुकून लेकिन मजबूत लहजे में कहता है, अब्बू, आप जो कुछ भी पिया के बारे में कह रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप एक बेगुनाह लड़की को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर सेठ दाऊद गुस्से से भड़क उठता है और सख्त आवाज़ में कहता है, पिया ने तुम्हें बहका लिया है, इसीलिए तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। लेकिन आलियार अब कमज़ोर नहीं रहता। वो अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर कहता है, नहीं अब्बू, पिया ने मुझे बिल्कुल भी नहीं बहकाया। सच्चाई खुद बोलती है और मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं चलता। सानवल ससी से कहता है, उसकी आवाज़ में दुख भी होता है और शिकवा भी। तुम्हें शहरियार को हमारे माजी के बारे में बताने की आखिर क्या ज़रूरत थी? क्या एक लम्हे के लिए भी तुमने ये सोचा कि इस सच को बयान करने के बाद कितनी जिंदगियां बदल जाएंगी? तुम्हारा निकाह हो चुका था, तुम किसी और की बीवी बन चुकी थीं और उसके बाद हमारा रिश्ता एक पाकीज़ा हद में बंध चुका था। न कोई शिकवा था, न कोई मुतालबा, बस खामोशी और इज्जत थी। लेकिन तुमने वो सब कुछ कह दिया जो माजी में दफन रहना चाहिए था। शहरियार को हमारे बारे में बताकर तुमने न सिर्फ उसे ज़ख्मी किया बल्कि हमारे उस रिश्ते को भी ख़त्म कर दिया जो सिर्फ एतमाद और एहतराम पर कायम था। आज उस सच के सामने आकर वो पाकीज़ा रिश्ता टूट चुका है जो तुम्हारे निकाह के बाद भी एक खामोश दुआ की तरह जिंदा था। अब न वो एतबार बाकी रहा और न ही वो सुकून जो कभी हमारे दरमियान हुआ करता था। सेठ टीपू गुस्से और हैरत के मिले जुले लहजे में सांवल से कहता है, आपने उस्तानी जी से ये क्यों कहा कि वो इलियार से मिले? जब रास्ते का कांटा खुद ही हट रहा था तो उसे हटने देते। हालात हमारे हक में जा रहे थे, फिर आपने बिला वजह सब कुछ क्यों उलझा दिया? बाज़-औक़ात खामोशी ही सबसे बड़ा हल होती है, मगर आपने खुद ही मसले को दोबारा जिंदा कर दिया। टीपू की बात सुनकर सांवल कदरे संजीदगी से जवाब देता है, तुम शायद ये बात समझ नहीं पा रहे। रास्ते का कांटा कोई और नहीं बल्कि तेरा भाई ही है, और ऐसे कांटे अगर वक्त पर ना हटाए जाएं तो आगे चलकर पूरा रास्ता बंद कर देते हैं। इसलिए जितना जल्दी ये रुकावट खत्म हो जाए उतना ही सबके लिए बेहतर है, वरना कल को पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा।